Hello everyone, welcome back our YouTube channel Commerce Classes. Today we will discuss about the reciprocal demand. Law of reciprocal demand. इसमें हम ऑफर करो एनालिसिस यानी कि ऑफर करो के बारे में जानेंगे। रेसिप्रोकल डिमांड के बारे में सबसे पहले जे.एस. मिल्स ने बताया अपनी बुक में प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। ये जो प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी बुक थी ये 1848 में आई। इस थ्योरी को आगे डेवलप किया है किसने? एडवर्थ और मार्शल ने। यानी कि इस थ्योरी को रेसिप्रोकल डिमांड को आगे डेवलप किसने किया है? एडवर्थ और आपका मार्शल ने। तो आप क्या बोलोगे कि रेसिप्रोकल डिमांड किसने दी है? जे.एस. मिल, एडवर्थ और आपका मार्शल के अकॉर्डिंग। तो इन्होंने रेसिप्रोकल डिमांड को ऑफर करो के थ्रू एक्सप्लेन किया है। तो ऑफर करो क्या होता है? How the term of trade are determined by the interaction of demand and supply. कि कैसे डिमांड एंड सप्लाई जब इंटरेक्शन करते हैं, किसी पॉइंट पे मिलते हैं, तब जो टर्म ऑफ ट्रेड डिसाइड किया जाता है दो देशों के द्वारा। ठीक है ना? तब उसको हम क्या बोलेंगे? हम ऑफर करो। क्या बोलेंगे? ऑफर करो। ठीक है ना? जैसे लाइक आपने पहले देखा हो इकोनॉमिक्स में वैसे पढ़ते थे डिमांड सप्लाई। तो ये जहां पर इंटरसेक्ट करते थे वहां पर प्राइस डिसाइड और क्वांटिटी को डिसाइड करते थे, है ना? वही से बोला गया हाउ द टर्म ऑफ ट्रेड इज डिटरमाइंड बाय द इंटरेक्शन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। कि डिमांड एंड सप्लाई के से कहां पर इंटरेक्शन होगा, तो वही बात इसमें। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अजम्पशन सबसे पहले जितने भी हमने अभी तक थ्योरी की है, चाहे वो एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज एडम स्मिथ की हो या कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज डेविड रिकार्डो की हो, तो वैसे ही हम जब जे.एस. मिल का एक मॉडल पढ़ते हैं तो उसमें भी कुछ अजम्पशन है जो आपको मान के करनी है। फर्स्ट वन, टू कंट्री टू कॉमोडिटी। इसमें दो कंट्री ली गई है, कंट्री ए और कंट्री बी। कौन कौन सी लिए गए हैं? ए एंड बी। ठीक है ना? और टू कॉमोडिटी, कॉमोडिटी में इसमें लिया गए हैं टेक्सटाइल एंड रबर। सेकंड अजम्पशन क्या है? लॉ ऑफ रेसिप्रोकल डिमांड। इसमें रेसिप्रोकल डिमांड का जो नियम है वो लागू किया गया है। रेसिप्रोकल डिमांड मीन्स कंट्री ए के जो प्रोडक्ट हैं वो बी के अंदर बी कंट्री द्वारा डिमांड किए जाएंगे और बी के जो प्रोडक्ट हैं वो कंट्री ए के द्वारा डिमांड किए जाएंगे। थर्ड वन आता है इक्विलिब्रियम टर्म ऑफ ट्रेड आर डिटरमाइंड एट ए पॉइंट। कौन से पॉइंट पर? वेयर द टू ऑफर करो आर इंटरसेक्ट, जहां पर दो ऑफर करो मिलते हैं। तो इस चीज को हम एक्सप्लेन करना है ऑफर करो की हेल्प से। तो ऑफर करो ड्रॉ करने से पहले सबसे पहले हमने शेड्यूल एक टेबल ली है, उसके थ्रू ही हम ऑफर करो को एक्सप्लेन कर पाएंगे। ठीक है, इजी सा है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। और थ्योरी जो हमने अभी तक पढ़ी उनसे भी इजी है, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक है, ऑफर करो ऑफ द होम कंट्री, यानी कि होम कंट्री को हम अगर ए मानते हैं, इसको हम होम कंट्री मान लेते हैं होम कंट्री, और बी को मान लेते हैं फॉरेन कंट्री। क्या मान लेते हैं? फॉरेन कंट्री। ऑफर करो ऑफ द होम कंट्री यानी कंट्री ए स्टैंड फॉर द इंटेंसिटी ऑफ डोमेस्टिक डिमांड फॉर फॉरेन गुड्स। यानी कि कंट्री ए है होम कंट्री, तो इसके अंदर डोमेस्टिक डिमांड क्या होगी? फॉरेन कंट्री यानी बी कंट्री के प्रोडक्ट की। ऐसे ही बी में क्या बोलेंगे कि बी कंट्री के अंदर डिमांड क्या होगी? ए कंट्री के प्रोडक्ट। तो ये आपको ध्यान रखना है दोनों के दोनों। शेड्यूल दिया गया है, शेड्यूल में क्या कुछ बताया गया है? टेक्सटाइल और रबर टू कमोडिटी है। ये टेक्सटाइल को एक्सपोर्ट करता है कौन? कंट्री ए, और कंट्री ए ही इंपोर्ट करता है किसको? बी को। आप ये बोल सकते थे, हमने डायग्राम में भी साथ के साथ दिखाया है कि जो आपका वाई एक्सिस है, वर्टिकल जो है वहां पर हमने टेक्सटाइल को लिया है। एक्सपोर्टेबल गुड्स क्या है? एक्सपोर्टेबल टेक्सटाइल। यहाँ पर रबर है या इंपोर्टेबल गुड्स है। तो यहाँ पर ए कंट्री का जो एक्सपोर्ट करते हैं यहाँ पर वर्टिकल में लिखेंगे, और जो कंट्री बी है जो रबर का एक्सपोर्ट करती है उसको हम हॉरिजॉन्टल में लिखेंगे एक्स एक्सिस के पास। तो आपको ये ध्यान रखना है। तो कंट्री ए एक्सपोर्ट करता है टेक्सटाइल का सबसे पहले 25 यूनिट, फिर करता है 40 यूनिट, फिर 60, फिर 80, फिर 100,
और इंपोर्ट करता है कितना 5, 10, 20, 40, 100। और टर्म ऑफ ट्रेड क्या होगा, टर्म ऑफ ट्रेड इससे निकालेंगे हम कि एक्सपोर्ट तो करता है 25 यूनिट और बदले में उनके आप बोल सकते बदले में 5 यूनिट का जो रबड़ की है वो इंपोर्ट करता है। तो रेशियो क्या हो जाएगी 25 5 कट करोगे इससे 5 1 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 5। कहने का मतलब है कि कंट्री ए को एक्सपोर्ट ज्यादा करना पड़ रहा है, उसको बदले में इंपोर्ट कम मिलता है। यानी कि यहाँ पर कंट्री ए को पे ज्यादा करना पड़ता है, उसको रिसीव कम होता है। फिर टर्म ऑफ ट्रेड दिया गया जो पोटेंशियल है, यानी कि संभावित दिया गया, एक्चुअल ट्रेड नहीं, हम एक्चुअल के रिगार्डिंग भी पढ़ेंगे। अब इसमें यही शो किया गया कि जैसे जैसे कंट्री ए एक्सपोर्ट करता है या हम बोलेंगे कंट्री ए इंपोर्ट करता है, तो जब तक कंट्री ए इंपोर्ट करेगा रबड़ को तो पहले तो वो ज्यादा क्वांटिटी छोड़ेगा, ठीक है ना, टेक्सटाइल की। यानी कि कंट्री ए 1 यूनिट रबड़ की लेने के लिए 5 यूनिट टेक्सटाइल को छोड़ने के लिए तैयार है। यानी कि इंपोर्ट करता है 1 यूनिट का और एक्सपोर्ट करता है 5 यूनिट का। लेकिन जैसे ही इंपोर्ट बढ़ेगा तो ये क्या करेगा, जो छोड़ेगा वो पहले से क्या होगा कम। कैसे, अब ये है 40 और 10 तो रेशियो हो जाएगी 4:1। अब क्या क्या सेकंड टाइम कि 10 यूनिट इंपोर्ट 10 यूनिट रबर को इंपोर्ट करता है तो सिर्फ टेक्सटाइल की 4 यूनिट ही वो क्या करता है गिव अप करता है। तो आपने देखा हो ये डायग्राम टेबल से देखने से पता चलता है कौन से है, आप बोलोगे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का यहाँ पर लगा हुआ है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कौन सा नियम लगा हुआ है यहाँ पर, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब क्या होता है, एक एडिशनल कमोडिटी को जब आप कंज्यूम करते हो तो उसके बदले में जो आप गिव अप करते हो, पहले इनिशियल स्टेज पे ज्यादा करते हो, फिर कम करते हो, फिर कम करते हो, फिर कम करते हो, फिर कम करते हो। तो कंट्री ए यहाँ पर रबड़ को इंपोर्ट कर रहा है, तो पहले रबड़ को इंपोर्ट किया 5 यूनिट तो उसने ज्यादा गिव अप किया 5 का, फिर दोबारा से रबड़ को इंपोर्ट किया तो फिर कम, फिर कम, फिर कम, फिर कम, फिर कम। और लास्ट में एक स्टेज आती है जहां पर 100 यूनिट रबड़ की इंपोर्ट करने के लिए वो सिर्फ कितनी यूनिट छोड़ता है 100, यानी कि रेशियो क्या है 1:1। यही डायग्राम से यहाँ पर ड्रॉ किया गया है, तो आपको ये समझ लीजिए। होप कि आपको टेबल समझ में आ गई होगी, ज्यादा कुछ नहीं है। क्या है सर, एक साइड कंट्री, एक साइड दे रखा टेक्सटाइल और एक तरफ दे रखा रबड़, ठीक है। टेक्सटाइल जो है वो कंट्री ए एक्सपोर्ट करता है, रबड़ जो है कंट्री बी एक्सपोर्ट करता है। तो हम इसका एक पॉइंट लेके चले हुए यहाँ पर जो हमने क्या लिखा है, शेड्यूल ऑफ ट्रेड प्रोपेंसिटी फॉर कंट्री ए, हम कंट्री ए को लेके चले सिर्फ यहाँ पर। तो आप बोलो सर कंट्री बी का क्या है, जो जो कंट्री ए का है उसका रेसिप्रोकल या वाइस वर्सा वो क्या हो जाए कंट्री बी के रिगार्डिंग। तो कंट्री बी को एक्सप्लेन करना थोड़ा अननेसेसरी हो जाएगा, थोड़ा बर्डन ज्यादा हो जाएगा, इसलिए हमने एक पॉइंट को ही लेके चलेंगे, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर ए का पॉइंट ऑफ व्यू दिया गया कि ए टेक्सटाइल को एक्सपोर्ट करता है, रबड़ को क्या करता है इंपोर्ट करता है। तो इसलिए यहाँ पर जो डायग्राम बनाया गया ये पोटेंशियल के लिए, यानी कि जो डायग्राम है ये पोटेंशियल टर्म ऑफ ट्रेड को शो करता है, पोटेंशियल टर्म ऑफ ट्रेड, ठीक है। टर्म ऑफ ट्रेड मीन्स दो देशों के बीच किस पॉइंट पर बिजनेस करना या इंटरनेशनल ट्रेड करना आप बोल सकते हो कि सहमति हुई है दोनों देशों की, तो उसके रिगार्डिंग हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये आपको याद करना है। तो जो ये आता आपका, आपने देखा है पॉइंट, अगर मैं यहाँ पर चलते हैं, अगर इसको मैं 1 देता हूँ पॉइंट, इसको 2, इसको 3, इसको 4 पॉइंट, इसको 5 पॉइंट, तो वैसे ही देखिए ये 1 पॉइंट ये है 1 2 3 4 5। तो आपने देखा हो तो जो ये ब्लू में दिखाया है ये आपका ऑफर करो है, कौन है ये, ऑफर करो ऑफ कंट्री ए, ऑफर करो ऑफ कंट्री ए, तो ये है ऑफर करो ऑफ कंट्री ए। तो यहाँ पर सिर्फ ए का लिया गया है क्योंकि ए की हमें शेड्यूल दिया गया था, बी का अपोजिट हो जाता है इसका, इसलिए सिर्फ ए को लिया गया है समझने के पॉइंट। तो जो ये आपका ब्लू में दिखाया गया है ये क्या है, ऑफर करो ऑफ कंट्री ए। मैं दोबारा से ड्रॉ कर देता हूं, ये क्या है ऑफर करो ऑफ कंट्री ए।
ठीक है, ये पॉइंट दिए गए हैं, एक तरफ रबड़ है जो इंपोर्ट करता है, एक तरफ टेक्सटाइल है जो एक्सपोर्ट करता है, तो उसके रिगार्डिंग दिया गया है। तो आपने नोटिस किया होगा कि 0.5 तक, 0.5 तक, 0.5 पे क्या है, 100 यूनिट टेक्सटाइल के एक्सपोर्ट करता है, ये देखिए, और 100 यूनिट ही क्या कर रहा है, रबड़ की इंपोर्ट कर रहा है। तो यहाँ पर ये ऐसा पॉइंट है जिसको हमने इक्विलिब्रियम पॉइंट बोला है, कि यहाँ पर दोनों देश सेटिस्फाइंग है इस टर्म ऑफ कंडीशन पे, कि 100 यूनिट रबड़ अगर आपको चाहिए तो 100 यूनिट एक्सपोर्ट करना पड़ेगा टेक्सटाइल के लिए, ठीक है ना। तो इसके रिगार्डिंग ये किया गया। अब अगर हम बात करते हैं सर इस पॉइंट से आगे चले, तो अगर 6th नंबर पर चले, तो कितने पे, 6th नंबर पर अगर हम चले तो क्या करेगा, 120 यूनिट, 120 यूनिट वो इंपोर्ट करेगा, तो सिर्फ 90 यूनिट छोड़ेगा। कितनी छोड़ेगा, 90, ठीक है, पहले से कम। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी मींस क्या है, जितना उसको अचीव करे, पहले इंपोर्ट करने के लिए पहले ज्यादा छोड़ता है, फिर कम 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 कम, फिर वो कम होता चला जाता है। तो अगर हम 0.5 से, ये 0.5 आपका 0.5 से 0.6 की तरफ जाते हैं, तो जो ये आपका ऑफर करो है, ये एक तो नेगेटिव हो जाता है, क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। और दूसरा ही आपने नोटिस किया हो, देखो, एक तो होता है लीनियर, लीनियर मीन स्ट्रेट लाइन, इसको बोलेंगे लीनियर, और एक होता है नॉन लीनियर, चाहे वो ऐसा हो, ठीक है, चाहे अपने ऑफर करो जैसा ऐसा हो, इसको बोलेंगे नॉन लीनियर। क्या बोलेंगे, नॉन लीनियर। कर्वी लीनियर भी बोल सकते हैं, करो बोल सकते हैं, करो की फॉर्म में। और दूसरा ये क्या होता है आपका, पॉजिटिव स्लोप होना चाहिए, यानी कि दोनों कंट्री सेटिस्फाई कब होंगे सर, जब ये नॉन लीनियर हो और साथ के साथ क्या हो, पॉजिटिव स्लोप हो। यानी कि 0.5 ऐसा पॉइंट है जहां पर दोनों कंट्री आपस में सेटिस्फाई हो। अगर हम अज्यूम करके चलते हैं कि सर अगर 0.6 पे जाना हो, तो 0.6 पे जाए तो आपने देखा कि ऑफर करो नेगेटिव स्लोप हो जाता है। नेगेटिव स्लोप मींस अब 120 यूनिट रबड़ की इंपोर्ट करेगा कौन, आपका कंट्री ए, लेकिन एक्सपोर्ट कितना करेगा, इस पॉइंट पर आपने नोटिस किया, अगर यहां पर हम पहुंच गए इस पॉइंट पर, आपकी इंपोर्ट है 120 यूनिट और एक्सपोर्ट है 90 यूनिट। और ऐसा अभी ए तो करना चाहेगा, क्योंकि ए को ज्यादा मिल रहा है और वो क्या है, कम छोड़ रहा है। अगर हम इसको रेशियो में निकालें 90 120, 3 से करेंगे तो 3-4 आ जाए, क्या रेशियो आ जाएगी, 3-4, यानी कि 100% इंपोर्ट कर रहा है और 75% सिर्फ क्या कर रहा है, एक्सपोर्ट कर रहा है। तो कंट्री ए तो चाहेगा कि ठीक है ट्रांजेक्शन आगे कर लो, लेकिन कंट्री बी को लॉस होगा, इसलिए कंट्री बी कभी भी 6 पॉइंट पर सेटिस्फाई नहीं होगा टर्म ऑफ ट्रेड डिसाइड करने के लिए। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे कि सब दो कंट्री आपस में तभी ट्रांजेक्शन कर सकती है जब ऑफर करो पॉजिटिव स्लोप हो, क्या हो, पॉजिटिव स्लोप हो सिर्फ, और नॉन लीनियर हो। तो ये था आपका सिंपल सा पॉइंट। होप आपको ये समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कुछ आपको रहता है समझने से तो आप कमेंट कर सकते हैं, तो वहां से आपको इसका सोल्यूशन हम दे देंगे। फिर दिया गया है नेक्स्ट बना आगे, सर ये तो सारा का सारा था आपका कि पोटेंशियल के लिए, किसके रिगार्डिंग था, पोटेंशियल के लिए। अगर हम पोटेंशियल ऐसे लेके चलते हैं कि ये माना संभावित कह सकता है, लेकिन अगर रियलिटी में है तो एक्चुअल सिचुएशन में भी क्या चाहिए बनेगा, एक्चुअल टर्म ऑफ ट्रेड, ठीक है। एक्चुअल टर्म ऑफ ट्रेड जो होता है वो पोटेंशियल से थोड़ा डिफर होता है, क्योंकि पोटेंशियल का मतलब क्या होगा सर, पोटेंशियल में तो दो कंट्री, अगर आपने एक का भी ऑफर करो जान लिया, इट मींस दूसरे का आप उसका अपोजिट मान लो। कैसे, लाइक एक कंट्री यहाँ पर टेक्सटाइल को इंपोर्ट कर, सॉरी एक्सपोर्ट कर रहा है, तो हम उस साइड से क्या कर लेंगे सर, बी कंट्री रबड़ को एक्सपोर्ट कर रहा है, ठीक है ना। यानी कि एक इंपोर्टर हो गया एक एक्सपोर्टर हो गया, इस तरीके से पोटेंशियल करो तो हम जान सकते हैं। लेकिन एक्चुअल में, एक्चुअल करने के लिए क्या करना पड़ेगा सर, दोनों करो होने चाहिए आपके पास। पोटेंशियल में अगर एक कंट्री का करो है तब भी काम चल जाएगा, लेकिन एक्चुअल टर्म ऑफ ट्रेड जब होता है तो दोनों करो चाहिए। किस किस के चाहिए, कंट्री ए का भी आपको ऑफर करो चाहिए और कंट्री बी का भी आपको ऑफर करो चाहिए। तो इसलिए जो नेक्स्ट डायग्राम दिया गया है, इसमें देखो एक तो दिया गया कंट्री ए का, देखिए ये जो दिया गया है, ये क्या दिया गया है, कंट्री ए के रिगार्डिंग, किसके रिगार्डिंग, कंट्री ए के रिगार्डिंग, ओ ए। ओ का मतलब ऑफर करो और ए का मतलब कंट्री ए के लिए। देखो ये है ना ऑफर करो फॉर ए, ये सेम हमने यहां बना दिया ऑफर करो फॉर ए।
अब अगर इसका ऑफर करो ऐसा बनेगा तो ऑब्वियसली बात है, जो इंपोर्टिंग कंट्री जो इंपोर्ट करती है टेक्सटाइल को या रबड़ को एक्सपोर्ट करती है, उसका बिल्कुल अपोजिट बनेगा इसका, ऐसे। तो इसलिए इसका क्या बन जाएगा, अपोजिट। तो ये हो जाएगा अपना अपोजिट, ऑफर करो ऑफर बी, ऑफर करो बी। तो जहां पर दोनों इंटरसेक्ट करेंगे, जहां पर दोनों एक दूसरे को काटेंगे, इट मींस वो एक ऐसा पॉइंट जहां पर दोनों कंट्रियां इंटरनेशनल ट्रेड करने के लिए जो टर्म ऑफ ट्रेड है, जो एग्रीमेंट हुआ है, उस पर जो सहमत होते हैं, उस पर जो एग्री करते हैं, वो पॉइंट क्या है, वन। इसको हमने कह दिया पॉइंट वन। और एक स्ट्रेट लाइन डाल दी गई, स्ट्रेट लाइन आपने देखा हो तो ये रहा, ओरिजिन से ओ से लेकर ई तक, ई ओ ई, इसको क्या बोलेंगे, ओ ई। ओ ई हो गया टर्म ऑफ ट्रेड, क्या हो गया, टर्म ऑफ ट्रेड। तो ये आपको याद रखना क्या है सर, ओ ए है आपका ऑफर करो ऑफ कंट्री ए, ओ बी है आपका ऑफर करो ऑफ कंट्री बी, और ओ ई है आपका टर्म ऑफ ट्रेड बोथ द कंट्री। तो ये आपको याद रखना, ठीक है। वही है, वर्टिकल सेम यही है, बस ये हाफ पोर्शन था और इसका बिल्कुल अपोजिट करके डबल हमने यहां पर दिखा दिया। इसमें क्या बोला गया है, इसमें टेक्सटाइल एक्सपोर्टिंग बाय कंट्री ए, कंट्री ए क्या करता है, टेक्सटाइल को एक्सपोर्ट करता है। कितने टेक्सटाइल था, यहां से लेके यहां तक है ना टेक्सटाइल, तो हमने भी यहां पर लेके हैं ओ से लेके ए तक। सर इतना जो पॉइंट है, इतना जो टेक्सटाइल है, वो क्या है, कंट्री ए एक्सपोर्ट करता है, किसमें, कंट्री बी में। इसी तरह से यहां देखिए जो रबड़ है, तो रबर एक्सपोर्टिंग बाय कंट्री बी, कितना, ओ से ओ बी तक। तो एक तो पॉइंट आपको क्या करना है सर, ओ से लेकर और ए तक जो है टोटल एक्सपोर्ट है टेक्सटाइल का, और ओ से लेकर बी तक जो है इंपोर्ट है आपका रबर, सॉरी एक्सपोर्ट है रबर का। तो लिख भी देता हूं आपको, ओ ए स्मॉल ए, ये है एक्सपोर्ट ऑफ टेक्सटाइल, एक्सपोर्ट ऑफ, ओ और स्मॉल ए क्या है, एक्सपोर्ट ऑफ टेक्सटाइल, और ओ स्मॉल बी क्या है, एक्सपोर्ट ऑफ रबर, एक्सपोर्ट ऑफ रबर। यानी कि टोटल आप यहां पर लिखना, तो आप लिख सकते हो सर, टोटल एक्सपोर्ट ऑफ टेक्सटाइल, टेक्सटाइल ओ ए, टोटल एक्सपोर्ट ऑफ रबर ओ बी, स्मॉल बी, ठीक है ना। तो ये आपको याद है। अब देखिए, अब इन दोनों के बीच में, यानी कि इससे बियॉन्ड नहीं जाएंगे, पॉइंट वन से आगे दोनों कंट्रियां नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी सर, पॉइंट दोनों से आगे कंट्रियां जाएंगी तो एक को लॉस ही होगा, तो चाहेगा नहीं कि लॉस होगी। तो यहाँ जी, यहाँ आप लिखते ओ से लेकर और यहाँ पॉइंट ई तक, इनके बीच में ट्रांजेक्शन दोनों कर सकते हैं। और जो ये अमाउंट दिखाया गया है, जो ये एरिया बचा है इन दोनों ऑफर करो के बीच में, ये एक्सेस अमाउंट को शो करता है। किसको शो करता है, एक्सेस अमाउंट। अब किसके एक्सेस अमाउंट सर, अगर हम हॉरिजॉन्टल बात करते हैं सर, ये रबर की एक्सेस अमाउंट है, और वर्टिकल बात करते हैं तो ये टेक्सटाइल की एक्सेस अमाउंट है। क्या है, देखिए यहाँ पर नाम लिखा गया है, C1 से लेके C3 तक एक्सेस अमाउंट ऑफ रबर, क्या है, एक्सेस अमाउंट ऑफ रबर। और C2 से लेके C4 तक एक्सेस अमाउंट ऑफ टेक्सटाइल, एक्सेस अमाउंट ऑफ टेक्सटाइल। तो ये आपको याद है, ठीक है ना। ये जो वन है ये क्या है, इक्विलिब्रियम पॉइंट या टर्म ऑफ ट्रेड ओ ई, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा अगर हम इसके बीच की बात करते हैं सर, एक्सेस का क्या सिस्टम है ये बताइए थोड़ा सा, देखिए। अब इस पॉइंट पर ये किसका करो है सर, ये है ओ बी का, यानी कि बी कंट्री का। तो बी कंट्री इतना यहां तक, ये रबर क्या करना था, ऑफर बाय द बी, यानी कि C1 रबर, यानी कि यहां तक आप बोल सकते हो कि C1 रबर ऑफर बाय द बी टू द कंट्री ए, यानी कि C1 पॉइंट का रबर जो है वो ए कंट्री को ऑफर कर रहा है, लेकिन कंट्री जो ए है वो क्या करती है, एक्सेप्टेड बाय कंट्री ए। लेकिन C3 पॉइंट पर सिर्फ इतना ही रबर, यानी कि इतना रबर तो क्या है, कंट्री ए आप बोल सकते इंपोर्ट करना चाहती है, जबकि कंट्री बी इतना एक्सपोर्ट करना चाहती है। यानी कि जो बीच का बचा क्या है, एक्सेस है, बीच का क्या है, एक्सेस है। तो यानी कि C1 क्या है, जो कंट्री बी ऑफर करती है कंट्री ए को रबर दो अमाउंट, और C3 क्या है, कंट्री ए जो एक्सेप्ट करता है रबर जो बी द्वारा दिया गया। इसी तरह से हम इसके रिगार्डिंग पढ़ते हैं। अब आपने देखना चाहिए कि जो दिया गया है पॉइंट ये है ना, जो वैसे दिया गया है आपको, ये वाला एरिया ऑफर करो ऑफ कंट्री ए, यहाँ पर पॉइंट है C2, क्या है, C2 ऑफर बाय द ए। अब वर्टिकल टेक्सटाइल, यहाँ पर C2 टेक्सटाइल ऑफर किया है,
लेकिन कंट्री बी एक्सेप्ट करती C4 तक, तो बीच में क्या बच गया सारा का सारा आपका एक्सेस अमाउंट। क्या बच गया है? एक्सेस अमाउंट। तो ये बीच का जो एरिया है एक्सेस अमाउंट है। एक्सेस अमाउंट मींस यहाँ पर आप बोल सकते हो कि दोनों कंट्री में से कोई भी नियर अबाउट, यानी कि दोनों कंट्रियां इस पॉइंट की तरफ बढ़ती है, टर्म ऑफ ट्रेड। ये जो पूरी लाइन दी गई है क्या है? टर्म ऑफ ट्रेड की तरफ दी गई है। अब देखिए, कंट्री ए एक्सपोर्ट करेगा ओ ए अमाउंट। क्या करेगा? टोटल कितनी है? ओ ए अमाउंट। ठीक है, ये कब करता है सर? पॉइंट ए के लिए। और कंट्री बी एक्सपोर्ट करेगा रबड़ ओ बी अमाउंट, कहां पर? ए के लिए। लेकिन अगर ये एक्सेस के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है हमें, तो हम बोलेंगे क्या कि सर टोटल अमाउंट तो है कंट्री ए की टेक्सटाइल की ओ ए, लेकिन उसमें से सिर्फ ओ ए वन अमाउंट ही वो क्या करता है? आप बोल सकते हो एक्सपोर्ट करता है। क्या करता है? एक्सपोर्ट करता है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है ना? ये जो अंदर का है ये आपका थोड़ा सा ध्यान रखना है, ज्यादा नहीं, मुश्किल नहीं है। क्या दिया गया है कि कंट्री ए is prepared to accept the quantity of import equal to A1C3, यानी कि कंट्री ए सिर्फ रबड़ की इतनी अमाउंट को एक्सेप्ट करेगा, यहां से लेकर और यहां तक की अमाउंट। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग दिया गया सारा का सारा ये आपको पढ़ना है, और इसमें ऐसा कुछ नहीं है बाकी। तो दो पॉइंट बनते हैं इसमें। पहला बनता है क्या? कुछ एक्सेस के रिगार्डिंग दिया गया है, एक्सेस ऑफर C3C1। C3C1 आपने देखा हो तो रबड़ को, जो एक्सेस रबड़ है उसको डिनोट करता है। एक्सेस ऑफर ऑफ C3C1 अमाउंट ऑफ रबड़ बाय कंट्री बी टू कंट्री ए, और एक्सेस ऑफर ऑफ C2C4 अमाउंट ऑफ टेक्सटाइल बाय कंट्री ए टू कंट्री बी। These excess offer are accepted by both the country। ये जो एक्सेस ऑफर है, यहां पर मैं लिख देता हूं ताकि आपको थोड़ा याद है। एक्सेस टेक्सटाइल के ऊपर भी लिख देता हूं एक्सेस। तो जो ये एक्सेस ऑफर है ये दोनों कंट्रियों द्वारा एक्सेप्ट किया जाता है, एक्सेप्टेड बाय द बोथ द कंट्री एंड देयर ट्रेड वॉल्यूम इंक्रीज। और ये दोनों क्या करेंगे? एक्सेप्ट करेंगे, तभी तो ट्रेड वॉल्यूम क्या होगा? इंक्रीज होगा। कैसे? सर कंट्री ए सिर्फ इतना रबड़ एक्सेप्ट करता है, अगर वो इस पॉइंट की तरफ जाएगा तभी तो उसका ट्रेड बढ़ेगा। और इसी तरह से ये आप बोल सकते हो इसके रिगार्डिंग, कंट्री बी के रिगार्डिंग। तो दोनों के दोनों जो एक्सेस अमाउंट है बोथ कंट्री आर एक्सेप्टेड। दोनों कंट्रियां क्या करती है? उसमें एक्सेस अमाउंट को क्या कर लेती है? एक्सेप्ट कर लेती है। कब तक? दिस प्रोसेस ऑफ ट्रेड एक्सपेंशन विल गो ऑन अंटिल, ये प्रोसेस तब तक चलती रहेगी द एक्सेस ऑफर बाय द टू कंट्री आर एलिमिनेटेड। यानी कि एक दूसरे को एक्सेस ऑफर करेंगे अमाउंट, चाहे रबड़ की टेक्सटाइल की, ये तब तक चलती रहेगी जब तक वो पॉइंट वन पर नहीं पहुंच पाते, क्योंकि पॉइंट वन पर पहुंचने के बाद जो एक्सेस है वो क्या हो जाएगा? एलिमिनेट हो जाएगा पूरी तरह से। तो ये था आपका ऑफर करो, एक्चुअल ऑफर करो था, ये था आपका पोटेंशियल। पोटेंशियल में हम सिर्फ एक कंट्री को लेकर चले हैं, और एक्चुअल में हम क्या करके चले हैं? सिर्फ दोनों कंट्रियों को लेकर चले हैं। जहां पर दो ऑफर करो एक दूसरे को बट करते हैं, या आप बोल सकते हो कि एक कंपनी, एक कंट्री के प्रोडक्ट की डिमांड दूसरी कंट्री करती है, दूसरी कंट्री के प्रोडक्ट की डिमांड पहली कंट्री करती है, इसलिए बोलते हैं रेसिप्रोकल डिमांड। इनकी डिमांड है इन टर्म ऑफ ट्रेड। अपना नेक्स्ट कंसेप्ट कौन सा है? चेंज इन टर्म ऑफ ट्रेड। अगर टर्म ऑफ ट्रेड में चेंज हो जाए तो लाइक जो हमने प्रीवियस में किया आपसे पहले, थोड़ी देर पहले ही, वो क्या था कि सर एक तो दे रखा है ऑफर करो ये कंट्री बी का, इसका दे रखा है कंट्री बी का, और एक ऑफर करो दे रखा है अपने को कंट्री ए का। किसके रिगार्डिंग दे रखा है? कंट्री ए के रिगार्डिंग। तो जो ये पॉइंट वन था, अभी हम पढ़ के आए थे एक्चुअल टर्म ऑफ ट्रेड में, ये पॉइंट वन है। तो इस ये पॉइंट वन है, तो ये क्या शो करता है? देखिए इस पॉइंट वन को हमने डिनोट किया, इसके बारे में यहां लिख रहा हूं, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं क्या। इस पॉइंट वन को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम टर्म ऑफ ट्रेड, यानी कि इन दी स्टैटिक सेंस। स्टैटिक का मकसद है, मतलब है कि सर ये फिक्स रहे तो, यानी कि कंट्री ए का ऑफर करो और कंट्री बी के ऑफर करो में कोई चेंज ना हो तो सर क्या होगा? तो जो आपका ये ए ओ ए, हमने वहां पर क्या पढ़ा था? ओ ई। क्या पढ़ा था? ओ ई। लेकिन यहां पर कंट्री ए के रिगार्डिंग, इसलिए यहां बता रही है
तो क्या हो जाएगा OE1 लगा लो, यहाँ पर OE लगा लो, वहां पर आगे फिर 1 2 लगा देंगे, यानी कि OA। ये क्या होगा आपका टर्म ऑफ ट्रेड, ये क्या है टर्म ऑफ ट्रेड को शो करता है ये, ठीक है। ये स्टैटिक है, लेकिन इसने बोला कि रियल लाइफ में सब स्टैटिक नहीं होता, यानी कहने का मतलब है कि सिर्फ एक ही ऑफर करो नहीं बनता जो हमने अभी बनाया था, इसके अलावा सिचुएशन चेंज हो सकती है। क्या हो सकती है सर, ऑफर करो जो है वो कंट्री ए का भी शिफ्ट हो सकता है और कंट्री बी का भी शिफ्ट होता है। तो चलिए पहले हम कंट्री बी के ऑफर करो को लेफ्टवर्ड शिफ्ट करके दिखाते हैं, यानी कि कंट्री बी का ऑफर करो ये है, ठीक है। अब इस कंट्री बी के ऑफर करो हमने क्या कर दिया, शिफ्ट कर दिया ओ बी, यानी कि ऑफर करो बी शिफ्ट कर दिया, क्या हो जाएगा OB1, यानी कि न्यू क्या हो जाएगा OB1। अब OB1 हमने शिफ्ट कर दिया तो इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा इंटरनेशनल टर्म ऑफ ट्रेड पर, वो हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हमने OB शिफ्ट किया है तो आपने देखा होगा कि सर इस पॉइंट पे इतनी अमाउंट तो रबड़ की है और इतनी अमाउंट आपकी क्या है टेक्सटाइल की है, और जैसे ही हमने OB शिफ्ट किया तो इससे क्या हुआ, रबड़ की अमाउंट जो पहले इतनी थी अब क्या होगा कम होकर आपकी थोड़ी सी कम, यानी कि पहले ये थी अब कम होकर इतनी आ जाएगी यहाँ तक, पहले अगर इतनी है फिर आपकी अमाउंट कम हो जाएगी तो उससे थोड़ा कम हो जाएगा, ठीक है ना OB की। एक तो ये ध्यान रखना है, यानी कि दूसरा आपने क्या नोटिस किया ये रिगार्डिंग है। और इसके अलावा तो जो प्रीवियस में आपका जो OA ऑफर करो और OB ऑफर करो है वो दोनों के दोनों क्या दिखाए गए हैं, इक्विलिब्रियम टर्म ऑफ ट्रेड इन द स्टैटिक सेंस। अगर हम इसको शिफ्ट करते हैं OB से OB1 शिफ्ट करते हैं तो जो आपका इक्विलिब्रियम जो पॉइंट है वो 1 से होकर कहां चला जाएगा 2 पर चला जाएगा, क्या चला जाएगा कहां पर चला जाएगा 2 पर चला जाएगा। तो आपको याद रखना है, तो 2 पर चले जाने के बाद आपने नोटिस किया कि सर जो वर्ल्ड का टोटल ट्रेड है, इनके वर्ल्ड का टोटल ट्रेड है पहले था इतना इतनी अमाउंट आपकी टेक्सटाइल की और ये अमाउंट आपकी रबड़ की, इतना आपका जो वर्ल्ड ट्रेड चलता था। लेकिन जैसे ही इसको लेफ्टवर्ड शिफ्ट किया OB करो को या बोलते OB ऑफर करो को तो आपकी टेक्सटाइल तो इतना ही है लेकिन रबड़ की अमाउंट क्या हो जाएगी कम हो जाएगी, तो वर्ल्ड ट्रेड का क्या हो जाएगा लॉस हो जाएगा। इसलिए सेकंड पॉइंट के रिगार्डिंग क्या बोला गया है, क्योंकि यहाँ पर हमने एक्सप्लेन किया अलग अलग, ये पॉइंट 1 को एक्सप्लेन किया गया है, ये पॉइंट सेकंड को एक्सप्लेन किया गया। क्या बोला गया इसमें, देखो ये था स्टैटिक मैनर में, लेकिन अगर हम बोलते हैं सर कि जो इन्वायरमेंट है वो डायनामिक है, डायनामिक इन द सेंस कि ऑफर करो चेंज होते रहते हैं। तो अगर हमने सिर्फ यहाँ पर क्या माना ए के ऑफर करो को तो कांस्टेंट माना है एक बार और बी के ऑफर करो को लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर दिया OB से OB1 कर दिया, तो उस कंडीशन में न्यू इक्विलिब्रियम टर्म ऑफ ट्रेड बनेगा इन दी डायनामिक सेंस। तो ये 2 पॉइंट है, इसका क्या बेनिफिट या लॉस है देखिए। फर्स्ट वन बेनिफिशियल टू दी कंट्री बी ओनली, कंट्री बी को सिर्फ बेनिफिट होगा, क्यों, क्योंकि कंट्री बी अब भी इतना ही टेक्सटाइल का इंपोर्ट कर रही है लेकिन बदले में उसको रबड़ की अमाउंट कम देनी पड़ रही है। सपोज करो ये है आपकी मान लिया कि हम मान लेते हैं 40 और ये मान लेते हैं आपका 70 मान लेते हैं माना, ठीक है ना, और ये मान लेता हूं मैं 40 मान। तो पहले तो क्या था कंट्री बी जो रबड़ का एक्सपोर्टर है उसको टेक्सटाइल की 40 यूनिट मिलती थी और रबड़ की ज्यादा 70 यूनिट पे करनी पड़ती थी। लेकिन जैसे ही बी का ऑफर करो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हुआ अब उसको टेक्सटाइल की 40 यूनिट के बदले में सिर्फ 40 यूनिट ही रबड़ देना पड़ेगा, यानी कि उसको रबड़ कम पे करना पड़ेगा। तो इस पॉइंट से सिर्फ बी को बेनिफिट हुआ है, किसको बेनिफिट हुआ है बी को, और ए को लॉस हुआ है, ए को क्या हुआ है लॉस हुआ है, क्योंकि ए को पहले रबड़ ज्यादा मिलता था 70 और अब कम मिलता है। तो क्या बोला गया बेनिफिशियल टू दी कंट्री बी ओनली, ये जो पॉइंट है बी का ऑफर करो तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हुआ है उसका बेनिफिट सिर्फ और सिर्फ किसको मिला कंट्री बी को, इसलिए लिखा गया है बेनिफिट ओनली टू द कंट्री बी। क्लियर हो गया ना फर्स्ट पॉइंट। सेकंड प्रश्न या ट्रेडिंग लॉस, ठीक है, फॉर द कंट्री ए को लॉस हो रहा है, क्यों, बिकॉज नाउ इंपोर्ट a smaller quantity of rubber in exchange of the exporting textile। ए को नुकसान है, ए को लॉस क्यों है, क्योंकि सर पहले 70 यूनिट रबड़ का वो इंपोर्ट करता था, आप कितने कर पाएगा सिर्फ 40 का। तो ये अमाउंट मैंने ली है 70-40 आपको समझाने के लिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। थर्ड वन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड, वर्ल्ड ट्रेड भी जो है क्या वो सिकुड़ जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा,
क्योंकि पहले वर्ल्ड ट्रेड था 40 और 70, ठीक है ना। अगर दोनों मिला के चले तो ये हो गया 110 यानी कि 110 का, और अब वर्ल्ड ट्रेड कितना हो गया 40 और 40 80 का हो गया, इसलिए वर्ल्ड ट्रेड भी क्या होता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वर्ल्ड ट्रेड। फोर्थ वन आता है मोर स्टीपर कर्व। आपने देखा हो पहले जो थोड़ा फ्लैटर कर्व था दे रखा है बी का, अब क्या हो जाएगा मोर स्टीपर, क्यों, क्योंकि सर ये टेक्सटाइल के वर्टिकल लाइन के पैरेलल करने लग गया। तो ये एक पॉइंट था कि अगर हम ऑफर करो में चेंज करते हैं, डायनामिक नेचर लेके आते हैं और ऑफर करो ऑफ बी कंट्री उसको लेफ्टवर्ड शिफ्ट करते हैं, तो उसका बेनिफिट सिर्फ बी कंट्री को मिलेगा, ए कंट्री को नहीं मिलेगा और पूरे वर्ल्ड का ट्रेड भी हैम्पर होगा। नेक्स्ट वन बात करते हैं सर कि अगर हम ए के यानी कि कंट्री ए के ऑफर करो में चेंज करें तब क्या होगा वो सिचुएशन। तो अब हमने क्या माना कंट्री बी का जो ऑफर करो है वो तो सेम रखा है, ये आपको जूम करके चलना है। जब कंट्री बी के ऑफर करो में चेंज करो तो कंट्री ए का ऑफर करो कांस्टेंट मान लो, और जब कंट्री ए के ऑफर करो में चेंज करेंगे तो बी का ऑफर करो, बी का जो ऑफर करो कांस्टेंट मानेंगे। तो आपने अब हम ए के जो ऑफर करो है उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि बी का ऑफर करो अगर लेफ्टवर्ड शिफ्ट करते हैं, बी का ऑफर करो अगर लेफ्टवर्ड शिफ्ट करते हैं उसका बेनिफिट सिर्फ बी कंट्री को होगा, ए कंट्री को नहीं होगा। अब अगर हम ए के ऑफर करो को लेफ्टवर्ड शिफ्ट करें तब क्या कंडीशन होगी। तो देखिए ये जो कर्व दिया गया है, ठीक है, ए का जो ओरिजिनल है वो ये है, ओरिजिनल ये ओल्ड है, और ये आपका क्या है न्यू। तो न्यू को हमने बोला है ओ का मतलब ऑफर करो, ए का मतलब कंट्री ए, और वन का मतलब नया। तो ऑफर करो हमने क्या किया यहां से यहां शिफ्ट कर दिया, पॉइंट 1 से 3, ये पॉइंट 1 ये है से 3 पे गई, कि पॉइंट 1 to 3 से गए तो आपने देखा हो तो पहली बात तो क्या है जो वर्ल्ड का ट्रेड है वो हैम्पर नहीं हुआ है, जैसे बी के करो को शिफ्ट करते टाइम वर्ल्ड ट्रेड का कंट्रैक्शन हो गया था, लेकिन ऐसा नहीं, क्यों, अब देखना पहले 40-70 करते थे, अब मैं यहाँ पर मान लेता हूँ सपोज करो कि 80 यूनिट। तो पहली बात है कि टेक्सटाइल का आपका जो प्रोडक्शन है वो बढ़ गया है, एक्सपोर्ट बढ़ गया है टेक्सटाइल का इतना, इंपोर्ट जो थोड़ा सा रबड़ का कम हुआ है, पहले यहाँ 70 था, अब मान लें 60 हो गया। यानी कहने का मतलब क्या है सर इंपोर्ट में थोड़ा सा कमी आई है, नहीं कि रबड़ का तो प्रोडक्शन थोड़ा कम हुआ, लेकिन उसके बदले में जो टेक्सटाइल का एक्सपोर्ट बढ़ा वो बहुत ज्यादा है। तो वर्ल्ड ट्रेड कितना हो गया, पहले था सर 40 + 70, 40 + 70 110, अब कितना हो गया 80 + 60 140, ठीक है ना। ये जो दिया गया है ये दिया गया है पॉइंट 1 to 2 के बीच में, और ये दिया गया है पॉइंट 1 to 3 के बीच। तो इस पॉइंट पर जब ए के ऑफर करो लेफ्टवर्ड शिफ्ट होता है तो इंटरनेशनल ट्रेड या वर्ल्ड का ट्रेड क्या होता है एक्सपेंशन होता है, वर्ल्ड का ट्रेड क्या है बढ़ता है। नो ट्रेडिंग लॉस, कोई भी ट्रेडिंग लॉस नहीं होता, क्यों, बिकॉज फेवरेबल सप्लाई शिफ्ट इन द कंट्री ए इटसेल्फ, कि कंट्री ए के अंदर जब ये ऑफर करो आपका लेफ्टवर्ड शिफ्ट होता है, इट मींस कंट्री ए के अंदर जो प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी के कारण जो प्राइस है वो कम हो गया है, कॉस्ट क्या होगी कम आने लगी, और उस कॉस्ट कम कॉस्ट का बेनिफिट सभी को होता है। तो ये था अगर ऑफर ए, आप क्या समझ क्या याद रखना है सर, कंट्री बी का ऑफर करो अगर लेफ्टवर्ड शिफ्ट होता है पॉइंट 1 से पॉइंट 2 तो वर्ल्ड का ट्रेड जो है उस पर भी आप बोल सकते नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, और बेनिफिट सिर्फ कंट्री बी को होगा, ए को नहीं होगा। लेकिन अगर कंट्री ए का ऑफर करो लेफ्टवर्ड शिफ्ट होता है उसके वर्ल्ड का ट्रेड बढ़ेगा और किसी को कोई नुकसान नहीं होगा। शिफ्ट क्यों होता है, चाहे वो ए का हो चाहे बी का हो, शिफ्ट किस कारण होता है, यानी कि ओवरऑल अगर हम बात करें कि इनकी शिफ्टिंग की तो इनके रीजन हो सकते हैं सर टेस्ट में चेंज होना, प्रेफरेंस में चेंज होना, इनकम में चेंज होना, कॉस्ट में चेंज होना, इसके कारण ये लेफ्टवर्ड शिफ्ट वगैरह करते हैं। अब अगर हम बात करते सर ये तो सारा का सारा था क्लासिकल इकोनॉमिक्स, लेकिन इसने बोला कि रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता, जैसे क्लासिकल इकोनॉमिक्स में माना है कि अगर इंटरनेशनल ट्रेड होगा तो स्मॉल कंट्री को ज्यादा बेनिफिट मिलेगा लार्ज से, ऐसा कुछ नहीं है। इसके रिगार्डिंग यहाँ पर दिया गया देखिए, कंट्री ऑफर करो ऑफ कंट्री बी का हमने लीनियर या स्ट्रेट लाइन यहाँ से ड्रॉ किया गया है, ठीक है, और कंट्री ए के ऑफर करो को हमने नॉन लीनियर यहाँ ड्रॉ किया गया है। ये ओरिजिन दिया गया है आपका स्टार्टिंग का, आप बोल सकते हो, फिर चेंज करेंगे, ठीक है, स्मॉल कंट्री का ये क्या है स्मॉल कंट्री, और ये रबर क्या है बोल सकते हो बिग कंट्री के रिगार्डिंग दिया है। तो टेक्सटाइल यानी कि टेक्सटाइल का जो एक्सपोर्ट करती है वो है कंट्री ए जो स्मॉल कंट्री है, और जो रबर का एक्सपोर्ट करती है कंट्री बी जो कि लार्ज कंट्री। तो इसने बोला कि कंट्री
जो छोटी कंट्री है उसके ज्यादा डिमांड करने से या ज्यादा प्रोडक्ट सेल करने से आपकी जो बड़ी कंट्री उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, और जो टर्म ऑफ ट्रेड है वो हमेशा ही लार्ज कंट्री डिसाइड करती है, ना कि स्मॉल कंट्री। हाँ, इतना हो सकता है कि जो कंट्री ए है वो जब ये आपके ऑफर करो शिफ्ट होंगे, क्या होंगे, ऑफर करो जब शिफ्ट होते हैं, सपोज करो अगर ए से A3 पे चला गया, A2 पे चला गया या A3 पे चला गया, तो यहाँ से क्या है, प्रोडक्शन, इंटरनेशनल प्रोडक्शन थोड़ा बढ़ जाएगा और यहाँ पर इंटरनेशनल प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, थोड़ा कम हो जाएगा। लेकिन इंटरनेशनल जो प्रोडक्शन है वो कम या ज्यादा होने से टर्म ऑफ ट्रेड पर इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि ऐसी कंडीशन है ये कि अगर स्मॉल कंट्री ज्यादा प्रोडक्ट को सेल करना चाहती है तो बड़ी कंट्री उसको ले लेती है, नहीं करना चाहती तो नहीं लेती। एक तो रीजन ये कि स्मॉल कंट्री टर्म ऑफ ट्रेड को इफेक्ट नहीं करती, वो सिर्फ साइज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड को इफेक्ट करती है, यानी कि साइज या तो कम हो सकता है या ज्यादा हो सकता है, लेकिन जो एग्रीमेंट करने की पावर है वो हमेशा ही लार्ज कंट्री के पास रहती है। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट ये होता है कि जो लेस डेवलप कंट्री होती है, जो स्मॉल कंट्री होती है, उस देश के अंदर हमेशा ही डेवलप कंट्री के प्रोडक्ट की डिमांड बनी रहती है ऑलवेज। ठीक है, यानी कि जैसे जो लेस डेवलप कंट्री है वहां पर डेवलप कंट्री के प्रोडक्ट की डिमांड हमेशा बनी रहेगी, लेकिन जो डेवलप कंट्री है वहां पर लेस डेवलप कंट्री के प्रोडक्ट की इतनी ज्यादा डिमांड नहीं हो। जैसे इसमें एग्जांपल दिया गया, ईयर 1960, क्या दिया गया है, ईयर 1960 में जो लेस डेवलप कंट्री थे वो 25 टन क्या करते थे, 25 टन गुड्स का एक्सपोर्ट करते थे, तब जाकर उनको डेवलप कंट्री से 6 ट्रैक्टर खरीदने को मिल जाते, यानी कि 25 टन देते थे 6 ट्रैक्टर डेवलप कंट्री से। लेकिन इसने बोला कि 1960 की ये बात है, और 1975 में जो 25 टन के बदले 6 ट्रैक्टर थे, अब उस 25 टन के बदले सिर्फ और सिर्फ क्या है, 2 ही ट्रैक्टर मिल पाते हैं। तो टेक्नोलॉजी का बेनिफिट तो लार्ज और स्मॉल कंट्री दोनों को हुआ है, लेकिन लेस डेवलप ने तो क्या किया, जो लो कॉस्ट का बेनिफिट आगे डेवलप कंट्री में ट्रांसफर कर दिया, लो प्राइस पर प्रोडक्ट अपने बेचकर एक्सपोर्ट कर। लेकिन जो डेवलप कंट्री थे उन्होंने क्या किया, वो बेनिफिट आगे लेस डेवलप को ट्रांसफर नहीं किया। क्यों नहीं किया, क्योंकि सर डेवलप कंट्री के अंदर लेस डेवलप कंट्री के प्रोडक्ट की ज्यादा वैल्यू नहीं है, ज्यादा डिमांड नहीं है, जबकि लेस डेवलप कंट्री के अंदर डेवलप कंट्री के प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा है। ये इसका मेन रीजन था। ये टॉपिक आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू।